हेलो एवरीवन, दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर एनालिसिस के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो से आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है उसके बारे में कुछ बातें आपको पहले बता देता हूँ। आपको इसके नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको इसकी PDF भी डेली पढ़नी नहीं है। आपको बस इस वीडियो को अच्छे से सुन लेना है और अपने काम में वापस लग जाना है। मैं चाहूँगा कि आप डेली इस तरह की हैबिट डालें इस तरह की वीडियो को देखने की, जिससे आपका डेली करंट अफेयर्स हल्का हल्का याद होता रहे। जब कोई एग्ज़ाम आएगा, जैसे सुपर टेट का एग्ज़ाम आया है या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम आता है जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तब मैं आपको बताऊंगा कि करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन प्रॉपरली करनी कैसे है। लेकिन ये हैबिट आपको डेली होनी चाहिए, ताकि जब मैं आपको बताऊं कि करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है तो आपको कोई करंट अफेयर्स नया ना लगे, आपको सभी हल्के हल्के सुने लगें, जिससे जब आप कंडेंस रूप से पढ़ाई करेंगे तो वो जल्दी से करंट अफेयर्स तैयार हो जाएंगे। इसीलिए प्लीज़ मेरी इस डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ को रिगोरसली फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसकी PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा और उस टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो माय डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर सुपर टेट, SSC एंड एनी अदर वन डे एग्जामिनेशंस। चलिए अब आज का करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करते हैं। देशबंधु चित्तरंजन दास का आज जन्मदिन है। उसके बारे में अखबार में निकला है कि 1870 में 5 नवंबर को इनका जन्म हुआ था। ये कोलकाता हाई कोर्ट के वकील बने थे, पर ये फेमस हुए थे जब अलीपुर बम केस हुआ था, जिसमें अरविंद घोष फंसा दिए गए थे और उन्हें जेल होने वाली थी। तब इन्होंने उनका केस लड़ा था फ्री में, जिसके कारण वो फेमस हुए थे। और जब वो केस जीत गए और अरविंद घोष को राहत मिल गई तो वह और अधिक फेमस हो गए थे। उसके बाद जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने वकालत छोड़कर अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, जिसके कारण उन्हें देशबंधु कहा जाने लगा। देशबंधु की उपाधि मिलते ही देशबंधु की उपाधि के कारण आज चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। अगला न्यूज़ सुनते हैं। अभी अभी इजराइल में हुए हैं संसद के चुनाव, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है। अब वह पुनः इजराइल के प्रधानमंत्री बनेंगे। इजराइल में जो राजनीतिक अस्थिरता चल रही है, अब उस पर विराम लगता दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है और भारत और इजराइल के संबंधों को और अच्छा करने के लिए सहयोग की बात कही है। आते हैं अगली न्यूज़ पर। स्पोर्ट्स से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है, जो ये मान के चलिए कि अब कम से कम 6-7 महीने तक जो भी एग्ज़ाम होंगे उनमें ज़रूर पूछी जाएगी। स्क्वाश नाम का जो खेल होता है, उसमें भारतीय पुरुष स्क्वाश टीम ने इतिहास में पहली बार एशिया में गोल्ड मेडल जीता है। आज तक स्क्वाश टीम ने एशिया में गोल्ड मेडल नहीं जीता था, पहली बार ऐसा हुआ है। और हमारी भारतीय पुरुष स्क्वाश टीम के कप्तान सौरव घोषाल हैं, जो एक अनुभवी स्क्वाश प्लेयर हैं। अब एक बहुत बड़ी न्यूज़ आप जिन जिन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन एग्ज़ाम्स की पेंशन को लेके सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दे दिया है। 2014 में क्या हुआ था कि सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संशोधन योजना लाई थी। उसके अनुसार जो आपकी पेंशन होगी रिटायरमेंट के बाद, उसका बेस प्राइस 15,000 ही होगा, चाहे आप किसी भी बेस प्राइस पे क्यों ना नौकरी कर रहे हो। अगर आपका बेस प्राइस 15,000 से कम है तो उतना रहेगा, लेकिन 15,000 से ऊपर बेस प्राइस नहीं हो सकता है। तो लोग कोर्ट चले गए कि सर मेरा बेस प्राइस मान लीजिए 20,000 रुपये है, तो मेरी पेंशन उस हिसाब से लगभग 50,000 बननी चाहिए। लेकिन अब चूंकि आप नियम बना दिए हैं कि 15,000 से ऊपर बेस प्राइस जाएगा नहीं, तो अब मेरी पेंशन सिर्फ 30,000 ही बन रही है। मुझे लॉस हो रहा है और ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको तब बताना चाहिए था बेस प्राइस के बारे में जब मैंने नौकरी ज्वाइन की थी, बीच में आप चेंज नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर निर्णय दे दिया है कि नहीं, केंद्र सरकार का जो डिसीजन है वो सही है और 15,000 बेस लिमिट अब सेट कर दी गई है पेंशन के लिए। उससे ऊपर बेस प्राइस अब नहीं जाएगा पेंशन का, चाहे आप किसी भी पोस्ट पर रिटायर हों और चाहे आप किसी भी पोस्ट से ज्वाइन करें, उससे अब कोई मतलब नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इस पे आगे चल के बहुत बवाल होने वाला है। सभी सरकारी कर्मचारी हड़ताल पे जाएंगे, बंद का ऐलान होगा, बहुत कुछ होने वाला है। ये न्यूज़ आप अपने दिमाग में रखिए और इसको आराम से याद करिए। अब आते हैं सबसे एक और बड़ी खबर पे, जिसका नाम है ज़ीरो कोरोना नीति।
चीन में कोरोना प्रसार बहुत अच्छे से फैल रहा है दोबारा, तो उसको रोकने के लिए चीन ने जीरो कोरोना नीति लागू कर दी है, जिसमें पुनः फिर से शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। अब चीन की समस्या ये है कि जब चीन लॉकडाउन लगाता है तो चीन में जो विदेशी कंपनियों के कारखाने खुले हैं वो भी बंद हो जाते हैं, जिससे उन कारखानों से जो माल तैयार होता है वो विश्व में कहीं जा नहीं पाता है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह से ठप हो जाती है। अब कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि बीच बीच में उसके साथ ऐसा होता रहे। पिछले 3 साल में चीन के कारण बहुत बार वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला ठप हुई है, जिससे बहुत सारी कंपनियां अब चीन से अपना निवेश निकाल रही हैं, चीन में अपने कारखाने नहीं लगा रही हैं नए, और पुराने कारखानों को बंद कर रही हैं और नए नए देशों में जा रही हैं, जिसमें सबसे आगे है मलेशिया और वियतनाम, और उसके बाद अब भारत भी एक प्रमुख देश बन गया है। भारत में भी जैसे एप्पल का आपने सुना होगा तमिलनाडु में प्लांट लगने वाला है, उससे आईफोन का उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। इसी तरह से कई कंपनियां चीन से निकलकर भारत में आ रही हैं, जो भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। और एक खबर के बारे में सुनते हैं। अभी ग्रेटर नोएडा में क्या हो रहा है कि इंडिया वाटर वीक 7वीं बार आयोजित किया जा रहा है, और उस वाटर वीक में पानी के पुनर्चक्रण, पानी के पुनर्वलन इत्यादि के ऊपर चर्चा हो रही है, और साइंटिस्ट लोग विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करके पानी को कैसे संरक्षित करना है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और प्रयोग करके भी दिखा रहे हैं। आपको ये याद रखना है कि ग्रेटर नोएडा में हुई है इंडिया वाटर वीक प्रतियोगिता, बस इतना याद रखना है आपको अच्छे से। अब आते हैं अगली न्यूज़ पर। हुआ क्या है अभी कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार 6.5 अरब डॉलर बढ़ गया है, जो पिछले 2-3 महीने से विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा था, क्योंकि हमें कच्चे तेल की कीमतों के कारण विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च करनी पड़ रही थी। काफ़ी अरसे बाद विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर अब हमारा 531 हो गया है। मैंने ये गलत हो गया है टाइपिंग में, 531 डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार हो गया है। इस विदेशी मुद्रा भंडार को आपको ऐसे याद रखना है कि अभी हमारा सबसे हाईएस्ट 620 था, अब 531 हो गया है। ये धीरे धीरे अब बढ़ेगा, और इसका प्रमुख कारण है विदेशी मुद्रा आस्तियों में भारत सरकार ने और आरबीआई ने वृद्धि करवाई है। इसका मतलब क्या है कि देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर में होता है। अब अगर आपको डॉलर की संख्या बढ़ानी है तो आप डॉलर की व्यवस्था करें, कहीं से आपके पास डॉलर आए जिससे आपका विदेशी मुद्रा भंडार बढ़े। पर हो क्या रहा है कि डॉलर आ नहीं रहा है, क्योंकि विश्व में इस समय डॉलर की बहुत अच्छी मांग है, सभी लोग डॉलर लेना चाह रहे हैं। तो डॉलर की मांग इतनी ज़्यादा है कि अब डिमांड कम हो गई है, हमें डॉलर मिल ही नहीं रहा है। तो भारत सरकार ने क्या किया कि हम विदेशी मुद्रा भंडार केवल डॉलर से नहीं बढ़ाते हैं, उन्होंने और जो मुद्राएं हैं पाउंड, स्टर्लिंग, उनकी आस्तियों में बढ़ाना शुरू कर दिया कि यहाँ से पहले आप विदेशी मुद्रा भंडार की टोटल वैल्यू बढ़ाइए। डॉलर कितना है उससे मतलब रखिए, वैल्यू तो टोटल डॉलर में ही आएगी। 10,000 पाउंड अगर ले आए तो वो भी 5,000 डॉलर के बराबर माना जाएगा। इसीलिए आप उस तरीके से भी विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा सकते हैं। आरबीआई ने वही किया है, और उसके कारण देखिए काफ़ी समय बाद विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ गया है। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी घटना जिसके कारण भारतीय निवेश बाजार कम से कम अगले 2 महीने तक उथल पुथल में रहेगा। यूरोपीय संघ की जो वित्तीय बाजार नियामक संस्था है, यूरोपियन सिक्योरिटीज ऑफ मार्केट अथॉरिटी, ये यूरोप का आरबीआई है। इसने आरबीआई से लड़ाई के चलते 6 भारतीय संस्थाएं जो सरकारी भी हैं, अर्ध सरकारी भी हैं और कुछ प्राइवेट भी हैं, उनकी मान्यता रद्द कर दी है, जिससे यूरोप से निवेश आना और भारत से यूरोप में पैसा जाने को बहुत अधिक गंभीर असर पड़ेगा। आगे देखते जाइए इसका क्या फ़र्क पड़ता है। आपको इसमें ये याद रखना है कि यूरोप की आरबीआई का नाम है एस्मा, यूरोपियन सिक्योरिटी एंड मार्केट अथॉरिटी। अभी हाल ही में हुआ क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक संशोधित डेटा सेंटर नीति को मंजूरी देने की प्रक्रिया को शुरू किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार डेटा सेंटर की ज़मीन के लिए अनुदान देगी, और जो 2 फीडर लगेंगे किसी भी कारखाने में उसमें से एक का खर्च वहन करेगी, जिससे उनका बिजली का खर्च कम हो जाए। इसके द्वारा योगी सरकार ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश को डेटा सेंटर का हब बनाया जाए, क्योंकि अभी हाल ही में योगी सरकार ने उत्तर भारत के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन नोएडा में किया है। उत्तर भारत में इससे पहले कोई डेटा सेंटर नहीं था, जो भारत के लिए बहुत ही शर्म की बात है।
यहाँ पर एक फैक्ट बहुत ज़रूरी है याद रखना कि हम विश्व के लगभग 25% डेटा के जिम्मेदार हैं, परंतु हमारे पास डेटा भंडारण की क्षमता मात्र 2% ही है। इसी चीज़ को बदलने के लिए संशोधित डेटा सेंटर नीति केंद्र सरकार भी लाई है और यूपी सरकार भी ला रही है, जिससे हमारे यहाँ डेटा भंडारण की क्षमता बढ़ सके और उस डेटा भंडारण की क्षमता के कारण हम डेटा भंडारण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकें और धीरे धीरे इतना बढ़ा लें कि आसपास के जो देश हैं उनके डेटा भी हम स्टोर करें। इस तरह से डेटा सेंटर में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए संशोधित डेटा सेंटर नीति लाई जा रही है। ये था आज का करंट अफेयर्स। इसको आप आराम से एक बार सुन लीजिए। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप डेली इस तरह के नोट्स बनाते चले गए तो इन द एंड आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, इतने ज़्यादा नोट्स हो जाएंगे। और ऑब्वियसली बीच बीच में आप नोट्स बनाएंगे नहीं, आपका कॉन्फिडेंस चला जाएगा, आपका तारतम्यता भी टूट जाएगी। आप धीरे धीरे करंट अफेयर्स पढ़ना भी कम कर सकते हैं कि अब आखिरी में ही पढ़ लेंगे ये सोच के। इसीलिए प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मात्र 10-15 मिनट के ही वीडियो डलने हैं। आप डेली मेरे YouTube चैनल पे इनको देखिए, एक बार देख लीजिए सुबह, उसके बाद अपनी दिनचर्या में लग जाइए। CTET की तैयारी करिए, UP टेट की तैयारी करिए, SSC की तैयारी में लग जाइए। जो आपकी तैयारी करनी हो आप उसकी तैयारी करिए। 10-15 मिनट में बस एक बार इसको सुन लीजिए। नोट्स वोट्स मत बनाइए, अगर आप बनाएंगे आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। अन्य YouTube चैनल इसको बहुत बोलते हैं कि नहीं, डेली आप जो है न्यूज़पेपर भी पढ़िए, हमारे एडिटोरियल एनालिसिस भी देखिए, फिर नोट्स भी बनाइए। अगर व्यक्ति यही सब करता रहेगा तो पढ़ेगा कब, रिवाइज कब करेगा? इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मात्र इसको देख लीजिए और अपने आप आगे बढ़ जाइए। आपको सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में ये चीज़ें बनी रहेंगी और जब पेपर के समय आप कंडेंस रूप से एक साथ तैयारी करेंगे तो ये सब याद आ जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए और मुझे सपोर्ट करिए। ये दोनों ही व्यवस्थाएं फ्री हैं, कभी पैसा नहीं लगेगा। तो अब आपका पैसा नहीं लग रहा है तो फ्री में सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन।